हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी कि किस किस टाइप की रिएक्शन की हम स्टडी कर सकते हैं, और हमने रेट ऑफ रिएक्शन को समझा था कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में नहीं आया है, तो आप बेटा जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर वो वीडियो पड़ी हुई है। अदरवाइज मैं आपको लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और रेट ऑफ रिएक्शन को अच्छे से समझिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं, रिएक्टेंट का भी निकालते हैं हम और प्रोडक्ट का भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखना भी सीखा था। तो जब हम रेट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रही है, रिएक्टेंट कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट कैसे डिसअपीयर हो रहा है और प्रोडक्ट कैसे अपीयर हो रहा है, ये सारी चीजें हमने रेट ऑफ रिएक्शन में समझी थी। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम दो तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरीके से हम उसकी बात कर सकते हैं। एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ये आप नाम से ही समझ रहे हो। एवरेज रेट का क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो टाइम t1 पर कॉन्सेंट्रेशन किसी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की C1 है, राइट, और एट टाइम t2 दिस कॉन्सेंट्रेशन बिकम C2। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम चेंज। क्योंकि मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूं कि जो रेट होता है, रेट बेटा क्या होता है, सॉरी, रेट होता है आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्या शो करता है? चेंज को शो करता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। चेंज की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम एवरेज रेट जब हमें निकालना है, तो एवरेज रेट अगर मैं इस, जो मैंने आपको बोला कि T1 पर C1 हो जाएगा, T2 पर C2 हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये करूंगी ना, T2 माइनस T1, दिस इज द एवरेज रेट, दिस इज द एवरेज रेट dx अपॉन dt। ये जो एवरेज रेट है ये रिएक्टेंट के केस में भी निकालते हैं और प्रोडक्ट के केस में भी। अगर मैं रिएक्टेंट के केस में निकाल रही हूँ और रिएक्टेंट को मैं R से शो कर रही हूँ, तो रिएक्टेंट तो बेटा डिसअपीयर हो रहा है, तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं प्रोडक्ट के लिए निकाल रही हूँ तो प्रोडक्ट तो अपीयर हो रहा है, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा शो द चेंज, कुछ अमाउंट में चेंज हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? एवरेज रेट कहते हैं। तो अगर हम एवरेज रेट को डिफाइन करना चाहते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्या होगा? मैं लिख देती हूं आपके लिए यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट। ठीक है, क्लियर हो गया? ये समझ आ गई बात। अब अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, इंस्टेंटेनियस का रेट है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट निकालना है, बहुत छोटा सा चेंज होने वाला है वहां पे, बहुत स्मॉल चेंज होगा, तो स्मॉल चेंज के लिए बेटा डेल्टा नहीं लगाते, याद रखेंगे। डेल्टा एक बिग चेंज के लिए, बिग मतलब जो आप मेजर कर सकते हैं आसानी से, और बहुत छोटा अगर चेंज होता है तो उसके लिए हम डी लगाते हैं। तो अगर मुझे आर इंस्टेंटेनियस निकालना है, आर इंस्टेंटेनियस निकालना है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो it will be dx upon dt, it will be dx upon dt, and in case of reactant it will be dr upon dt, and in case of product, sorry, minus dr upon dt, and in case of product it is dp upon dt। बता चुकी हूं कि रेट कभी भी माइनस नहीं होता, वो तो हमने फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आता है। ठीक है, रेट माइनस नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन तो प्रोसीड कर रही है। क्लियर हो रही है ये बात? इंस्टेंटेनियस रेट आपको समझ आ गया कैसे निकालते हैं? अच्छा ठीक है। अब अगर जो ये आपका एवरेज रेट है, जो एवरेज रेट है, अगर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी में जो टी है, डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए, मतलब जो डेल्टा टी है वो बहुत कम हो जाए या अप्रोच टू 0 हो जाए, तो एवरेज रेट बिकम्स इंस्टेंटेनियस रेट। आपसे पूछ ले कि एवरेज रेट कब इंस्टेंटेनियस रेट के इक्वल हो सकता है? जब जो डेल्टा टी है वो अप्रोच करे 0 को या बहुत ही छोटा हो, तब हम क्या बोलते हैं उसको? तब हम बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट जो है, जो एवरेज रेट है वो इंस्टेंटेनियस रेट को अप्रोच कर रहा है।
क्लियर है? मैं इसको एक ग्राफ की हेल्प से भी आपको समझाती हूँ। अगर आपको रिएक्टेंट का ग्राफ दे सकता है या प्रोडक्ट का, क्योंकि रेट तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो अगर इस साइड कॉन्सेंट्रेशन है और इस साइड टाइम है, और मैं एक ये ग्राफ है, ये ग्राफ तो आप समझ रहे हैं ना, देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो ये प्रोडक्ट का ग्राफ है बेटा। अगर रिएक्टेंट के ग्राफ की बात करूं तो रिएक्टेंट का ग्राफ तो ये होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी। ये आपका प्रोडक्ट का ग्राफ है। तो मान लो इस टेम्परेचर टाइम पर ये T1 टाइम है और ये T2 टाइम मुझे दे रखा है। इस पर कॉन्सेंट्रेशन जो है, इस पर जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज C1, इस पर जो कॉन्सेंट्रेशन है C2। अब मुझे एवरेज रेट निकालना है, तो मैं क्या कहूंगी, मैं एवरेज रेट निकाल लूंगी C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। बोलो ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब मुझे इसने कहा है कि मुझे निकालना है बेटा इस टाइम T पर, इस टाइम T पर मुझे निकालना है। ये टाइम T दिया हुआ है, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा देती हूँ। ये टाइम T इसने मुझे दिया हुआ है, ये इसने मुझे टाइम T दिया हुआ है, और इसने मुझे इस पर क्या बोला है, इस पर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। तो क्या होगा, इस पर मैं एक टेंजेंट खींचूंगी, इस पर मैं एक टेंजेंट खींचूंगी, दिस विल बी द टेंजेंट, ये ठीक है, इस पर एक टेंजेंट खींचेंगे। और जो ये वाली जो लाइन है ये क्या दिखाएगी, स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड इट विल शो द स्मॉल चेंज इन टाइम। तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखो, ये हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस ही तो निकलेगा। अगर मुझे यहाँ पर आर निकालना है तो हाइट अपॉन बेस ही निकलेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आर इंस्टेंटेनियस क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है यहाँ पे, dp अपॉन dt। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए ग्राफ गिवन होगा, उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जो उसका स्लोप होगा उससे आपको इंस्टेंटेनियस रेट पता चल जाएगा। एवरेज रेट के लिए आपको ग्राफ में सर्टेन टाइम मेंशन कर रखा होगा उसने कि T1 पर इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, T2 पर इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, और उससे आप एवरेज रेट निकाल लोगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए एवरेज रेट का एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करेंगे इसको नोट। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कोई एक रिएक्शन हमें दे रखी है, वेयर रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 m टू 0.02 m। मतलब 0.03 मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, और वो क्या हो गई है, अब 0.02 मोलर बची है 25 मिनट के अंदर, राइट। और आपसे कहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा ये आपको क्या कह रहा है, रिएक्टेंट का एवरेज रेट पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज हो रहा है। तो रिएक्टेंट के लिए मैं क्या लिखूंगी, एवरेज रेट कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो है एवरेज रेट। तो यहाँ पे देखते हैं कितना दिया हुआ आपको, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। फाइनल इज 0.02, इनिशियल इज 0.03, और चेंज इन टाइम हमें 25 मिनट दे रखा है। तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया आपका -0.01 अपॉन 25। अगर मैंने ये माइनस ना लगाया होता तो रेट माइनस में आता, और जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी चीज को करेक्ट करने के लिए यहाँ पर माइनस साइन लगा होता है, ठीक है, क्योंकि रेट कभी भी माइनस नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखें। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो जरा उसको ठीक करेंगे, ध्यान रखेंगे, रेट का आंसर माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल है, इट विल बी इन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चे। तो ये कितना आ गया, 25 से अगर मैं डिवाइड करूंगी, 25 4 जा हो जाएगा आपका 100, तो 4 इंटू 10 की पावर, देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको मैं हटाऊं तो ये आ जाएगा आपका 100, ठीक है, ये 1 है। और अगर मैं अब इसके आगे 0 लगाऊं, 0 लगाऊं, 0 लगाऊं, ये आ गया 25 4 जा 0.04 हो गया। और ये अगर 10 की पावर -2, चलो अच्छा लिख के दिखा देते हैं, 0.04 इंटू 10 की पावर -2। अब इस पॉइंट को मैं अगर इधर लेके जाऊं, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में इसको शो करूं, तो 4 इंटू 10 की पावर -4, राइट साइड लेकर जा रहे हैं हम इसको, राइट साइड लेकर जा रहे हैं।
तो क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴ मोलर मिनट इनवर्स। भाई जो मेरे को दे रखी थी यूनिट उसी फॉर्म में लिखूंगी ना, ये मोलर में दे रखा था, ये मिनट में दे रखा था। क्लियर है, समझ में आ गया। अब अगर मुझे कहा है कि इसको आप सेकंड में निकालो, तो सेकंड में निकालने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पर इसको 25 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, 25 × 60 हो जाएगा और उससे आपका सेकंड में आंसर आ जाएगा, यानी कि मोलर सेकंड इनवर्स में आंसर आ जाएगा। करेक्ट, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट को निकालने के बाद अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को नोट। हाँ जी, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उनकी नेचर क्या है, ये भी डिसाइड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे कि अगर आपके पास जो रिएक्टेंट है वो आयनिक रिएक्शन में जा रहा है, अगर आयनिक रिएक्शन में जा रहा है तो आयनिक रिएक्शन का जो ROR होगा वो कोवेलेंट रिएक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ये आप समझते हैं ना ये बात, क्योंकि कोवेलेंट रिएक्शन को होने में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन वाला टाइम लगेगा, लेकिन जो आयनिक रिएक्शन होती है वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है, एकदम से हो जाती हैं, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। तो डिपेंड करता है कि जो आपने रिएक्टेंट लिया है वो आयनिक नेचर का है या कोवेलेंट नेचर का है। दूसरी बात कि अगर आपके जो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट अगर होमोजेनस हैं, रिएक्टेंट अगर होमोजेनस हैं, आपने जो रिएक्टेंट लिए हैं वो सारे एक ही फेज के हैं, सारे के सारे या तो सॉलिड हैं, सारे के सारे या तो लिक्विड हैं, सारे के सारे या तो गैस हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि नाइट्रोजन गैस react with hydrogen gas form ammonia gas. It is a homogeneous reaction because all reactant and products are in the same state. तो होमोजेनस रिएक्टेंट के जो ROR होता है वो बेटा हिट्रो के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, हिट्रो के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, अगली चीज क्या होती है, अगली चीज ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस चीज पर भी डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कितनी है। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, मतलब फास्ट होगी। रिएक्शन फटाफट स्टेबल कंडीशन में जाना चाहेगी, प्रोडक्ट को बनाना चाहेगी जो कि स्टेबल है ना। रिएक्टेंट हमारे अनस्टेबल है, प्रोडक्ट स्टेबल है, तो रिएक्शन क्या जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फटाफट प्रोडक्ट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपका जो रिएक्टेंट स्पीसीज है वो गैसियस स्टेट में है, अगर गैसियस स्टेट में है तो वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, उसके बाद लिक्विड वाला रिएक्ट करेगा, उसके बाद सॉलिड वाला रिएक्ट करेगा। ये तो आप समझते हैं, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, और तीसरी चीज नेक्स्ट चीज क्या है, तीसरी नहीं, 1 2 3 4 पांचवी चीज क्या है यहाँ पे कि भाई ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया क्या है रिएक्टेंट का, यानी कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट जितना ज्यादा, ROR उतनी ही ज्यादा। अगर आपने आयरन फाइनली डिवाइडेड निकल, ये बोलते हैं ना सॉलिड टुकड़ा अगर निकल का लोगे, अगर फाइनली डिवाइडेड निकल लिया है तो फाइनली डिवाइडेड निकल जो होगा वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो जो और जैसे कि आप देखो कि अगर शुगर का आप क्रिस्टल डाल रहे हो वो पानी में थोड़ी देर में घुलता है, लेकिन अगर आपने क्या डाल दिया, क्रश करके डाल दिया उस क्रिस्टल को, पाउडर शुगर डाल दी तो वो बहुत जल्दी घुल जाती है। अगर आपको फटाफट कुछ बनाना है, अपने लिए लेमनेड बनाना है, तो आप क्या करते हो, उसको पहले ही पाउडर करके रख लेते हो, पाउडर डाला और आपका लेमनेड तैयार हो गया, क्योंकि क्रिस्टल को आपको बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे वो मेल्ट होता है, पिघलता है, घुलता है, तब जाके आपको लेमनेड पीने के लिए मिलता है। तो इसीलिए जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो ये हमने कुछ बातें करी किससे रिलेटेड, नेचर ऑफ रिएक्टेंट से रिलेटेड, कि भाई रिएक्टेंट की नेचर पर कैसे डिपेंड कर रही है हमारी ROR। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं, इससे हम आगे बढ़ेंगे एक नई टर्म की तरफ, तो वो हमारा फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
देखो अगर जनरल सी बात करो, जनरल सी किसी रिएक्शन को देखो, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि भाई जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, वैसे वैसे जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो घटती जाती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। यही कहते हो ना आप कि भाई विद टाइम क्या होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन घटती जाती है। ये रिएक्टेंट है हमारा। यानी कि जो ROR है, जनरली क्या होता है, ROR आपका बेटा जो रेट है वो इंक्रीज होगा जब आप रेट ऑफ रिएक्टेंट जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर इंक्रीज होगा तो ROR इंक्रीज होगा। ये जनरल केस है, ये जनरल केस है, ऐसा हम मानते हैं। और अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर देंगे तो ROR कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन क्या होता है कि जब हम रिएक्शन की हमने स्टडी की तो हमने ये समझा कि हमेशा ऐसे नहीं हो रहा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। कभी क्या हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन घट भी रहा है। कभी क्या हो रहा है कि ROR पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही, ROR डिपेंड ही नहीं कर रही रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं कर रही। तो क्या होता है, ये चीजें वेरी कर रही होती हैं, चीजें क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं। फिर हम कैसे निकालेंगे कि भाई कॉन्सेंट्रेशन की क्या डिपेंडेंसी है ROR पर, या ROR की क्या डिपेंडेंसी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। इसको हम निकालते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, और उस एक्सप्रेशन का नाम होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो एक नई टर्म मैं आपको बोल रही थी कि अब इंट्रोड्यूस होने वाली है, दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, अब इसको समझते हैं। आपको यहां से ये बात समझ में आ गई ना कि जनरली तो ऐसा होता है कि कॉन्सेंट्रेशन आपने रिएक्टेंट की बढ़ाई तो ROR बढ़ गया, लेकिन हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है। कई बार क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर ROR घट जाती है, कई बार कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर ROR पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सारी बात को समझने के लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, अभी आपने ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, अब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन, या इसको रेट इक्वेशन भी कहते हैं ना, इससे भी कंफ्यूज नहीं होंगे, रेट इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, रेट इक्वेशन। तो क्या होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या होता है रेट लॉ, क्या होता है रेट इक्वेशन। लिखें इसकी, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। व्हेन रेट ऑफ, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन written in terms of concentration of reactant, written in terms of concentration of reactant is known as rate law expression, is known as rate law expression। ठीक है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसे हम किसकी टर्म में लिख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में लिख रहे हैं। देखो आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, गुलबर्ग और वागे ने दिया था। लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी इक्वेशन लिखती हूँ। व्हेन ए रिएक्टेंट, ये स्मॉल ए क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्मॉल बी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, बी रिएक्टेंट है। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, C एंड D हमारे प्रोडक्ट है, एंड दीज आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब अगर मैं इस के लिए रेट लिखूं तो रेट क्या होगा, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट किस चीज पर डिपेंड करेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो K आता है, एंड दैट विल बी दिस, दैट विल बी दिस। अब आप कहोगे मैम ये x और y कहाँ से आया, ये x और y कहाँ से आया, बिल्कुल बताऊंगी, अभी थोड़ा सा सब्र करो, बस 2 मिनट रुक जाओ। पहले आप ये समझ लो कि अगर मुझे किसी रिएक्शन का रेट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी। रेट किस चीज पर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, और इसकी कुछ पावर यहाँ लगी होगी, इसकी कुछ पावर यहाँ पर लगी होगी, और वो पावर क्या होगी, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं होगी, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं होगी, मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर ये हम देख कर नहीं बता सकते, ये हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। इट इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। ओके, तो मैंने इसका जो पावर है वो A और B नहीं लगाई है, मैंने कोई और पावर लगाई है, दैट इज X और Y। X कुछ भी वैल्यू हो सकती है, Y कुछ भी वैल्यू हो सकती है।
ये क्लियर हो गया, रेट समझ में आ गया। अब रेट क्योंकि मैंने पहले भी निकाला है, और रेट अगर मैं रेट की बात करूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी, माइनस डी आर अपॉन डी टी, दिस विल बी द रेट। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स डी की पावर वाई। बताओ ये समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन, विच इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच हम क्या करते हैं, जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है विद सम विद रेस टू द सम पावर्स, ठीक है, एंड दीज पावर्स आर नॉट इक्वल टू, मे नॉट इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब जो हमारा ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने लिख लिया, उसमें हम सबसे पहले हम इनकी पावर की बात अभी करेंगे, उससे पहले हम ये बात करते हैं ये के क्या है। इस के को क्या कहते हैं? के को बेटा हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। के को क्या कहते हैं हम? रेट कांस्टेंट। इसका एक और नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, राइट। और इसका एक और नाम भी है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, क्योंकि हर एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है हर एक रिएक्शन का स्पेसिफिक होता है, अपना होता है ना। तो के को हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। अब इस के को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इस के को हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन बी की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाए और वो 1 मोल पर लीटर हो, तो आर की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। बोलो, आर की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। dx अपॉन dt क्या है? आर ही तो है, रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है, तो आर की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड, rate constant is defined as the rate of reaction. Rate constant is defined as the rate of reaction when the concentration of reactant is equal and unity. ये बात समझ में आ रही है? is taken as unity. Clear? समझ आ गया? ये यहीं से बन गई ना डेफिनेशन। The rate constant is equal to the rate of reaction when the concentration of reactant is reached to unity. Clear? तो ये हो गई डेफिनेशन किसकी? रेट कांस्टेंट की, वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की। क्लियर? अब उसके बाद हम बात करेंगे इन पावर्स की, कि भैया इन पावर्स की क्या कहानी है, ये पावर क्या कहलाती हैं। जल्दी से कीजिए इसको कॉपी। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले कि ये जो हमारा के था, ये जो के है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पावर्स की बात करेंगे। तो जो ये के है, पहला पॉइंट कि ये किस चीज पर डिपेंड करता है? जो के जैसे जैसे इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगी। के इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? फास्टर होगी। हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो के होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बेटा इसकी डेफिनेट वैल्यू होती है। डेफिनेट वैल्यू होती है, डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं ना। स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलेंगे तो फिर के की वैल्यू बदल जाएगी किसी एक रिएक्शन के लिए भी, राइट। एट कांस्टेंट, डेफिनेट वैल्यू ऑफ के एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी लिख लेना, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बात की हमने के की। दूसरी और क्या बात है कि जो वैल्यू होती है के की वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। वैल्यू ऑफ के इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। और किस पर डिपेंड नहीं करेगी? ये मार्कर तो बड़ा ही गंदा चल रहा है। जो के की वैल्यू ऑफ के है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग
स्पीसीज, बेटा ये आप पॉइंट को स्पेशली नोट करोगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में तो रिएक्टिंग स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन हम लिख रहे हैं तो उस पर डिपेंड करती होगी, लेकिन नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और जो रेट कांस्टेंट है, इसकी अगर आपको यूनिट निकालनी है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या बताती है आपको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैम अब तक आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तो बात ही नहीं करी। ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कहाँ से आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो अब हम इसी की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। हमने ROR की बात कर ली थी प्रीवियस वीडियो में, इस बार हमने बात करी है RL की, RLE की, यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन की। और जब हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा था, जब हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा था किसी सर्टेन रिएक्शन के लिए, उसमें बेटा जो ये हमने पावर लिखी थी, दिस पावर्स आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो ये पावर्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन रेट लॉ एक्सप्रेशन आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स appearing in the rate law expression is known as order of reaction. The sum of all the power of concentration of reactant, है ना, ये बात समझ में आ रही? concentration of reactant appearing in rate law expression, appearing in rate law expression are called order of reaction. तो order of reaction क्या है कि जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो उसमें जो आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लेते हो रिएक्टेंट की, उसकी जो पावर है उनके सम को हम ऑर्डर कहते हैं। अब ये पावर कहाँ से आई? पावर आएंगी मैथमेटिकल आपने क्या करना है? कैलकुलेशन करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। दीज आर द कैलकुलेटिव, दीज आर द बाय कैलकुलेशन हम इसको निकालते हैं, बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड से निकालते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड से निकालेंगे, अपने आप एज्यूम नहीं करेंगे। आप उठा के जो आपकी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखा है वही उठा के पावर में नहीं लग जाएगी, वही उठा के पावर में नहीं लग जाएगी। मान लो मैंने किसी रिएक्शन का जो रेट लिखा, मैंने लिखा रेट इज इक्वल टू A की पावर x, B की पावर y, C की पावर z। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए? x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स वाई जेड हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके लिए वेरियस मेथड हैं। हम इसके लिए इनिशियल रेट मेथड यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ के से भी निकाल सकते हैं। तो देयर आर सेवरल मेथड, और हमें कुछ डेटा दे रखा होगा उसकी हेल्प से भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने मन से नहीं लिखना है, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट इज एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन, राइट। अब ऑर्डर के बारे में लिखें, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये तो आपको याद रखना है कि इसको हम एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन करेंगे। दूसरी बात, जो ऑर्डर है रिएक्शन का, वो इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इंटीजर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकता। बट कैन नॉट बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं हो सकता ऑर्डर, है ना। इसको हम करेंगे अंडरलाइन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ऑर्डर है रिएक्शन का, वो इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगा। और इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट से भी देखा है कि इट कैन नॉट बी, सॉरी, it can
बी ग्रेटर देन 3। आप कहोगे मैम ये क्या बात हुई? ये बात आपको तब समझ में आएगी जब हम मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे और हम इसको जो डेटा क्वेश्चन में दिया होगा उससे निकालेंगे। इनफाइनाइट नहीं होगा ये कभी भी, और कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। ऑर्डर का फायदा क्या होता है? ऑर्डर हमें क्या बताता है, क्या सिग्निफिकेंस है इस ऑर्डर का? देखो, ऑर्डर टेल्स अस द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें बता, चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमें क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज को बताता है। ये हमें बताएगा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज होगा, वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो ये ऑर्डर डिटरमाइन करेगा। ऑर्डर क्या डिटरमाइन करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा ये, कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने पर कैसे चेंज होता है। हमने कहा था डिपेंडेंसी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किस चीज पर डिपेंड करती है? इस ऑर्डर पर डिपेंड करती है। क्लियर हो गई ये बात? अब इस ऑर्डर को हम निकालेंगे कैसे, इसको समझेंगे कैसे, वो हम समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल और कुछ मेथड से। उससे पहले मैंने आपको एक बात बोली थी, 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या बोला था, एक लास्ट में एक पॉइंट लिखवाया था जब मैंने आपको रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक लिखवाए थे। वहां मैंने कहा था कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है बेटा वो ऑर्डर पर डिपेंड करती है, ठीक है, वो ऑर्डर पर डिपेंड करती है। तो पहले हम उस यूनिट की चर्चा कर लेते हैं, उस यूनिट की बात कर लेते हैं, स्के की बात कर लेते हैं। स्के की यूनिट को हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर आपको के की यूनिट निकालनी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, R इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर है ना बेटा। अरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड ऑर्डर होता है ना, है ना। तो मैंने इसको सम ही तो लेना था, इसका मैंने सम ले लिया और ये दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब मुझे के की अगर यूनिट निकालनी है, ये गंदे गंदे मार्कर चल रहा है, अगर मुझे के की यूनिट निकालनी है तो के की यूनिट में कैसे निकालूंगी? R अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर। R की यूनिट क्या होती है? प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। R क्या है? R क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम है। तो क्या होती है ये? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? कॉन्सेंट्रेशन की, कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं ऑर्डर को मैंने कह दिया कि भाई ऑर्डर को मैं यहाँ पे n मान लेती हूँ, कोई नंबर ही होगा ना, 0 हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो, ऑर्डर क्या है? नंबर है। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर n। बोलो क्लियर हो रही है ये बात? ये बात समझ में आ रही है? तो मोल लीटर इनवर्स को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। भाई अगर ये है तो इसकी पावर तो 1 है, और इस ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख लूं? मोल लीटर इनवर्स 1 - n टाइम इनवर्स। बोलो बोलो, ये समझ में आ रही है के की यूनिट? क्या ये आपको के की यूनिट समझ में आ रही है? बेटा आपको याद रखनी है के की ये यूनिट होती है। एन क्या है यहाँ पे? एन इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां से मैं आपको कुछ रिएक्शन के ऑर्डर बताऊंगी इस यूनिट की हेल्प से, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मैं ऑर्डर बोलूंगी रिएक्शन को और आपने उसकी यूनिट बतानी है। तो जब आपको कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो आप बच्चे उस क्वेश्चन में के की यूनिट से ही पहचान लेंगे कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर n की वैल्यू, यहाँ n लिख देती हूं मैं और यहाँ पर k लिख देती हूँ, यूनिट ऑफ k, इट इज यूनिट ऑफ k। अगर n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे n की जगह मैं 0 रख दूं, n की जगह 0 रख दूं तो क्या यूनिट आएगी? यूनिट यही आएगी, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अगर n की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर 0 होता है तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन बोलते हैं, और अगर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये। यहाँ पे मैंने 1 रखा, 1 - 1 क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये यूनिट क्या आ गई? टाइम इनवर्स।
फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट है वो क्या होगी, टाइम इनवर्स होगी। अगर मेरे पास ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 का मतलब -1, तो जितनी अंदर की प्लस वाली यूनिट है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। अब मान लो -1/2 हो जाए, फ्रैक्शन में भी तो होता है ऑर्डर, हमने बात तो करी है कि ऑर्डर में भी इन फ्रैक्शन, में भी जीरो, में भी इंटीजर, तो अगर ये फ्रैक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ का मतलब पावर क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। बोलो क्लियर है ये बात, अगर पावर हाफ, सॉरी 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 1 माइनस हाफ नहीं है, 1 माइनस माइनस हाफ है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी 3/2 आ जाएगी ना, ये तो 3/2 आ जाएगी। 3/2 आने पर क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर 3/2 टाइम इनवर्स। दिस विल बी द यूनिट, दिस विल बी द यूनिट ऑफ -1/2 है अगर आपका ऑर्डर रिएक्शन का। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप के की यूनिट निकाल सकते हैं, अगर आपको के की यूनिट पता है तो आप ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम और कैसे कैसे निकाल सकते हैं और क्या क्या मेथड है उनको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप ऐसे ही बेटा पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।